हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो पर। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसी चैप्टर से रिलेटेड हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, यानी एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। हम लोग थ्योरी का क्लास पिछले 2 लेक्चर में समाप्त किया था, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 जिसने भी नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप रेगुलरिटी के साथ क्लास को कर सकते हैं, ठीक ना। तो आज की क्लास में हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमने जो पिछले क्लास में थ्योरी पढ़ा उससे रिलेटेड क्या ऑब्जर्वेशन के साथ आपके पास ऑब्जेक्टिव किस तरह से देखने को मिलेगा 4 एमसीक्यूज के साथ, उस तरह से हम लोग उसको डील्स करेंगे, ठीक ना। सारे क्वेश्चन आपको थ्योरी से रिलेटेड रहेंगे। हम ये भी बताएंगे हमने कब ये बात बताई कि ये टॉपिक्स कहाँ पर है, ये सभी बातें हम अभी चर्चा करेंगे। 5 क्वेश्चन है, बट इसमें काफ़ी लेंदी होगा, काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट होगा। इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कुछ टाइम अगर बचा तो न्यूमेरिकल को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद चैनल को अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ताबड़तोड़ रूप से शेयर कर दीजिए। इतना काम करके आप अस्थायीपूर्वक क्लास में अटेंडेंस लगा लीजिए, तो हम लोग फिर से क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है? ठीक, चलिए क्लास में हम लोग सबसे पहले फर्स्ट प्रश्न को अगर देखें, माता रानी के आशीर्वाद से पहले हम लोग फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं, ठीक ना। फर्स्ट प्रश्न में हमें बता रहा है कि चाल, दूरी तथा समय का सही संबंध क्या है। चाल, दूरी, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का बोल रहा है, सही रिलेशन क्या है। तो आपको पता होगा कि स्पीड क्या होता है कि एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है? ये हमने पिछले क्लास में बताया भी था, जो नहीं किया है उसके लिए थोड़ा सा है लेकिन बट आप वो वाला क्लास जरूर कीजिएगा, वो काफ़ी डील्स में हमने बताया था, वहाँ काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको। ठीक, अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी क्या होता है कि एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। यानी कि अगर वेलोसिटी बराबर अगर हम बात करें तो क्या होगा, विस्थापन अपॉन समय होगा। तो अब हमें यहाँ रिलेशन पूछा है, चाल, दूरी तथा समय में सही संबंध क्या होगा। तो उस रिलेशन को जानेंगे हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड से। ये देखिए, ट्रायंगल को आप सभी ने पढ़ा, ठीक ना, सीधा तो बन गया, हाँ लगा नहीं। ये समझ लीजिए ये अलग पार्ट है ट्रायंगल का, ये अलग पार्ट। हमने ट्रायंगल को 3 पार्ट में बांटा, कितने, 3 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो है ये, इसमें हमने रखा डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को रखा। क्लियर है? सेकेंड पार्ट में हम लोग यहाँ रखेंगे क्या, यानी कि वेलोसिटी को। सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या रखेंगे, वेलोसिटी को रखेंगे। थर्ड पार्ट में हम लोग क्या रखेंगे, टाइम को रखेंगे। अब इसी से रिलेटेड जितना भी रिलेशन बनेगा आपको, ये टोटली यहीं से बनेगा। इसी ट्रायंगल से आप सारा कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं कि कितने तरह के रिलेशन इससे हम एज्यूम कर सकते हैं और कितने आपको दूसरा भी रिलेशन दे सकता है फॉर्मूला के तहत। तो इसी से रिलेट करना है आपको, ठीक। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम है, ठीक। अब देखिए यहाँ से हमने ये 3 पार्ट में इसको बांटा, इसलिए कि यहाँ से आपको एक कंसेप्ट मिलने वाला है। कंसेप्ट क्या है उसको समझिए। सबसे पहले अगर आपको वेलोसिटी पूछा जाए, इसके बारे में अगर बात किया जाए वेलोसिटी के बारे में, तो ये दोनों टर्म तो बच गया। तो वेलोसिटी बराबर लिखते हैं आप लोग डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि बोला जाए तो विस्थापन अपॉन समय लिखा जाता है आपका वेलोसिटी बराबर, है ना। वेलोसिटी मीन्स वेग बराबर विस्थापन अपॉन टाइम लिखा जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि जो ऊपर में था ऊपर रहा, नीचे में जो था नीचे रहा। वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर आपको पूछ दे टाइम बराबर क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, टाइम लिखना है। टाइम इक्वल टू, देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। इस तरह से हम लोग टाइम का निकाल सकते हैं। अब तीसरा रिलेशन की बात करें अगर हम लोग, तो अगर हमें पूछे डिस्प्लेसमेंट ही पूछ दे, क्या पूछ दे, डिस्प्लेसमेंट अगर पूछ दे तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर हमें पूछे तो उसके बराबर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हमें ऊपर वाला पूछा है तो नीचे वाला दोनों को गुना कर दे, यानी कि वेलोसिटी इंटू टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। आई होप कि ये तीनों कंसेप्ट आपका क्लियर होगा कि हम लोग इस ट्रायंगल की मदद से इसका जितना भी रिलेशन आएगा स्पीड में, डिस्टेंस में, उसके बाद समय में, हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। अब आपको स्पीड और डिस्टेंस और टाइम में यहाँ देखना है, तो ये जो रिलेशन है आपका डेफिनेशन से ही आ जाता है। डेफिनेशन क्या है, एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, स्पीड कहते हैं। एकांक समय में मतलब कि अगर बोला जाए तो स्पीड बराबर है ना, एकांक समय में तय की गई दूरी, यानी कि तय की गई दूरी अपॉन टाइम, समय। दूरी को डी से लिखते हैं, टाइम को टी से, यानी कि टोटली जो मेरा रिलेशन आया वो क्या आया, एस बराबर डी अपॉन टी। एस बराबर डी अपॉन टी। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में है टी अपॉन डी, समय अपॉन डिस्टेंस तो होता नहीं है स्पीड। एस बराबर डी अपॉन टी, एस बराबर डी अपॉन टी मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ऑप्शन नंबर बी टोटली सही हो रहा है। एस बराबर टी इंटू डी, ये भी नहीं हो रहा है, एस बराबर डी माइनस टी,
ये भी नहीं होता है। तो हमें टोटली रिलेशन को हमने देखा कि किस तरह से इसका रिलेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा ही रिलेशन दे देगा तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं। वेलोसिटी का रिलेशन दे दे, टाइम का दे दे, किसी का भी देगा, आप आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर का जो मेरा क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया इस ट्रायंगल की मदद से। उसके बाद डिफिनेशन की मदद से, अगर आपको डिफिनेशन भी पता होगा तो आप डिफिनेशन की सहायता से भी आंसर कर सकते थे। क्लियर है? आई होप कि आपको फर्स्ट नंबर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट नंबर के साथ साथ हमने 2-3 प्रश्न को यहाँ पर डिस्कस किया, अगर आप सावधानीपूर्वक क्लास को देख रहे हैं। ठीक, सेकेंड नंबर की बात करें अगर हम लोग, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आपको देखिए क्या कर रहा है। 5 kg की वस्तु है, क्या 5 kg का वस्तु है, उस पर 40 न्यूटन का बल लग रहा है, तो बताइए उस वस्तु में त्वरण कितना होगा। 5 kg का वस्तु है, उसमें 40 न्यूटन का बल लग रहा है, आरोपित हो रहा है, तो बताइए उस वस्तु में कितना त्वरण एक्सेलरेशन होगा, उत्पन्न होगा। ठीक ना? तो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी न्यूमेरिकल आए, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं क्लास में, तो आपको पता होगा जो शुरू से मेरा क्लास कर रहे होंगे कि हमने सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं कि दिया गया क्या है, यानी बुक वाले हमारे लिए तोहफा क्या क्या भेजा है, फिर रिटर्न क्या करना है हमें। ठीक ना? तो हमारे लिए भेजा है कि मास देखिए कितना दिया हुआ है, गिवन में मास है 5 kg। ठीक, उसके बाद अगर आप बात करेंगे फोर्स की, बल की, तो फोर्स है कितना, लाइन बाय लाइन लिख रहे हैं तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक ना? क्योंकि फर्स्ट बार है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फोर्स हो गया, मास हो गया, एक्सेलरेशन भैया पता नहीं है तो एक्सेलरेशन को वर्ड मान लीजिए। तो इतना तो पता चल गया ना कि हमारे पास 2 चीज़ें हैं और एक चीज़ हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है। और हम शुरू से बोल रहे हैं जब भी आपको बुक वाला देगा वो 2 से 3 चीज़ें देगा, आपसे एक चीज़ पूछेगा, केवल आंसर, एक आंसर उसको मात्र चाहिए। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप उसको एक आंसर देने की कृपा करें। ठीक ना? तो एक्सेलरेशन इक्वल टू व्हाट, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो आपको फोर्स बराबर एक फॉर्मूला पता होगा, फोर्स बराबर क्या होता है, मास गुना एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास गुना एक्सेलरेशन। तो मास गुना एक्सेलरेशन होता है, तो इसमें एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब हम अगर लिखे तो मास गुना एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालना है, इक्वल टू हो जाएगा F/m। यानी कि एक्सेलरेशन का अगर हम लोग देखेंगे तो एक्सेलरेशन इक्वल टू F/m, यानी कि फोर्स अपॉन मास हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि फोर्स दिया हुआ है 40 न्यूटन, इंटू मास भी दिया हुआ है कितना, 5 kg, है ना, कितना 5 kg। तो इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो 8 आएगा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बोलेगा कि भैया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे लिखे, इतना तो पता होगा कि एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो कितना होता है, 8 मीटर, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। वो कैसे होता है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जब बात कर रहे हैं बेसिक की तो टोटली हम लोग बेसिक में भी चलेंगे। आपको पता होगा कि न्यूटन जो होता है वो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आपको पता होगा कि न्यूटन में हमने किसने kg से भाग दिया, तो kg से kg कैंसिल हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से हमने यहाँ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा है। क्लियर है? तो टोटली हमने देखा 5 kg के वस्तु पर 40 न्यूटन का बल लगाने से प्राप्त त्वरण कितना हो रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अब देख लीजिए यहाँ जो पढ़ के नहीं जाएगा वो क्या करेगा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 40 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर मीटर स्क्वायर सेकेंड है ना, इस तरह से। तो आप जब भी जाइए तो टोटली सिलेबस को समाप्त करके जाइए, टोटली कंसेप्ट के साथ जाइए, अपने आप में 100% लेकर के जाइए ताकि आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक, इस तरह से हम लोग सेकंड नंबर के क्वेश्चन को भी देख लिए। अब धीरे धीरे हम लोग थर्ड नंबर के क्वेश्चन को चलते हैं। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में क्या है, वेग और समय का गुणनफल क्या होता है। हमने थोड़ा देर पहले ही चर्चा किया था एक डायग्राम की मदद से। ट्रायंगल में हम लोगों ने देखा ऊपर में डिस्प्लेसमेंट को लिया, नीचे में वेलोसिटी एंड टाइम को लिया। तो यहाँ से रिलेशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्या वेग और समय का गुणनफल क्या होगा, यानी कि वेग मीन्स वेलोसिटी इंटू टाइम इक्वल टू व्हाट, ये पूछ रहा है आपको क्वेश्चन। ठीक, तो आपको पता होगा कि वेग बराबर, सबसे पहले आपको अगर पता होगा एक फॉर्मूला अगर पता है वहाँ से आप 2 से 3 रिलेशन निकाल सकते हैं। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन अपॉन टाइम, समय। ये वेग का फॉर्मूला है, विस्थापन अपन समय, यानी प्रति एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। इसीलिए वेग अपॉन विस्थापन लिखते हैं हम लोग। क्लियर है? वेग अपॉन विस्थापन हमने लिखा, तो इसको क्या करें, यहाँ वेग के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, निकालना किसका रिलेशन है, विस्थापन का। तो विस्थापन इक्वल टू लिखिए, विस्थापन इक्वल टू वेग इंटू टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेग इंटू समय, यानी वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है वेग को हम लोग v से डिनोट करते हैं, समय को t से। तो v इंटू टी, वेग और विस्थापन का जो गुणनफल होगा वह किसके बराबर होगा, वेग इंटू समय का जो गुणनफल होगा वह विस्थापन के इक्वल होगा। वेग इंटू समय का गुणनफल किसके इक्वल होगा, विस्थापन के इक्वल होगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ हम लोग और देखें थोड़ा सा, आपको और एक चीज़ पता होगा कि चाल यानी कि स्पीड बराबर क्या होता है,
दूरी अपॉन समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन समय। अगर आपको पूछे चाल गुना चाल एवं समय का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो आपको बताना है यहाँ चाल के इक्वल अपॉन में 1 रख देना है, दूरी इक्वल टू हो जाएगा चाल इंटू टाइम यानी समय, यानी कि चाल इंटू टाइम का अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन देखेंगे तो वो किसके, डिस्टेंस के इक्वल होगा। ये दोनों रिलेशन यहाँ से हम लोग क्लियर कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इसको क्लियर करते हैं हम लोग थोड़ा सा, है ना। तो 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए। 4 नंबर के क्वेश्चन हमने बताया था कि 5 क्वेश्चन आपको देखने को बोर्ड में मिलेगा यहाँ पर, बट आपको 5 से नहीं 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्लियर होगा। ठीक, 4 नंबर की क्वेश्चन क्या बता रहा है, निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित कर रहा है। निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित कर रहा है, तो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग ठीक से समझेंगे। इतना आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा रब करेंगे, उसके बाद हम लोग ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित कर रहा है, जब तक ग्राफ नहीं बनाएंगे आप कुछ प्रदर्शित नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, ग्राफ को बनाते हैं। इतना आप लोग लिख लिए होंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम ग्राफ में बनाने के लिए थोड़ा सा हमको यानी कि स्पेस चाहिए। ठीक, आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक, चलिए इसको थोड़ा सा फ्रेश करते हैं हम लोग। टोटली हम कंसेप्ट को क्लियर करते हुए जा रहे हैं। जहाँ भी दिक्कत होगा आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। थोड़ा सा भी डाउट होगा किसी भी सवाल में, ठीक ना, कि भैया आप यहाँ पर थोड़ा कैसे बताएं, अगर हो सकता है अभी समझ में ना आए तो कमेंट के माध्यम से आप पूछिए, हम जरूर आंसर देने की कृपा करेंगे, है ना। निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित कर रहा है, तो ग्राफ हम लोग सबसे पहले बनाते हैं कि ग्राफ कौन सा है। तो ग्राफ है आपका, चलिए पहली बार सीधा बना है मेरे से ग्राफ, है ना, उतना भी सीधा नहीं फिर भी बना है ना। तो इधर लिखते हैं हम लोग समय, और इधर जो है आपका वो वेग है। वेग समय का ग्राफ है, और ये ग्राफ इस तरह से गया है। वेग समय का ग्राफ है, ये ग्राफ इस तरह से गया है। समय की बात करें तो ये सेकंड में आएगा, वेग की बात करें तो ये मीटर पर सेकंड में आएगा। इतना तो क्लियर होगा। अब बात करते हैं हम लोग ये ग्राफ है किस चीज़ का। सबसे पहले हमको ग्राफ समझना पड़ेगा, ग्राफ है किस चीज़ का, यानी कि एक्सेलरेशन का है या वेग का है। वेग का भी हो सकता है, एक्सेलरेशन का भी हो सकता है ग्राफ। आपको ग्राफ को पहले डिसाइड करना पड़ेगा ये ग्राफ है कैसा। वेग इधर है, टाइम इधर है, वेग समय ग्राफ है। तो एक्सेलरेशन आप पढ़े होंगे, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी वेग अपॉन समय इक्वल टू एक्सेलरेशन, पढ़ा है ना आपने। तो वेग और समय का ग्राफ है, तो ये आपको इतना पता चल गया कि ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है। किसका, एक्सेलरेशन मीन्स त्वरण का ग्राफ है। ठीक, त्वरण का ग्राफ है जब, तो त्वरण का ग्राफ में देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन निकला है ग्राफ आपका। ठीक, मतलब अगर वेग 5 मीटर पर सेकेंड है यहाँ और टाइम 2 सेकेंड लग रहा है, उसी तरह से बढ़ेगा तो इस तरह से आपका वेग जाएगा, इस तरह से। मतलब क्या, त्वरण एक हिसाब से एक समान त्वरण तय कर रहा है, एक समान त्वरण से जा रहा है। ठीक, तो एक समान त्वरण से जा रहा है, तो यही आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित कर रहा है। तो ये वाली ग्राफ जो है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, हमको पता चल गया कि ये जो है त्वरण का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, त्वरण का। क्यों, क्योंकि वेग अपॉन समय इक्वल टू त्वरण, यानी कि मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक ना, तो ये त्वरण का ग्राफ है। त्वरण का ग्राफ है, तो त्वरण का ग्राफ में देख रहे स्ट्रेट लाइन ग्राफ निकल रहा है, तो एक समान त्वरण होगा। क्या होगा, एक समान त्वरण होगा। चाल का तो कोई बात ही नहीं होगा, यहाँ चाल का कोई बात ही नहीं हो रही है, वेग और समय का बात हो रहा है। एक समान गति, मोशन की बात नहीं हो रही। असमान त्वरण, असमान त्वरण कब होगा, जब यानी कि ग्राफ किस तरह से होगा। अगर असमान त्वरण की बात करें हम लोग, तो ग्राफ क्या होगा, असंभव अगर देखेंगे तो ग्राफ या तो इधर से ही जाएगा, है ना, क्योंकि टाइम तो कभी कांस्टेंट नहीं रह सकता है, टाइम कभी कांस्टेंट नहीं रह सकता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, अगर ग्राफ को यहाँ से ले लें हम लोग, तो ये कांस्टेंट हो सकता है, बट टाइम कांस्टेंट नहीं हो सकता है किसी भी केस में, है ना। टाइम अपने हिसाब से चलते रहता है, ठीक ना, जो उसका सर्कुलेशन है। ठीक, तो हम लोग ने यहाँ से देखा ग्राफ और समय वेग और समय का ग्राफ से हम लोग को त्वरण मिलता है। और कैसा त्वरण मिला, एक समान त्वरण मिला, क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन था। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। हमने पिछले क्लास में भी शायद ग्राफ का हम लोग चर्चा किया था, एक ग्राफ वेग का लिया था, एक एक्सेलरेशन का लिया था। अगर नहीं लिया है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, हमको थोड़ा सा याद नहीं है। तो अगर नहीं लिए है उसका ग्राफ का क्लास तो आप कमेंट कीजिएगा, हम ग्राफ का क्लास अलग से 10 मिनट का वीडियो होगा, हम अपलोड कर देंगे। क्लियर है। तो हमने यहाँ 4 नंबर से एक प्रश्न को देख लिया। अब हम लोग यहाँ से और एक देख लेते हैं। अगर आपको वेग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे, क्या वेग से रिलेटेड पूछ दे, एक ग्राफ दे दिया जाए, आपको पूछा जाए कि वेग इसमें घट रहा है या बढ़ रहा है, वेग इसमें घट रहा है बढ़ रहा है, तो कैसे करना है, बस ग्राफ
लेना है, बना लेना है, ठीक ना। तो जैसे ही वेग की बात आएगी, ये किसका है, ये त्वरण का ग्राफ है, किसका, त्वरण का। और यहाँ हम लोग वेग का ग्राफ बनाएंगे, तो वेग का ग्राफ में समय और विस्थापन की बात होगी, क्योंकि वेग बराबर होता है विस्थापन अपॉन समय, ठीक ना, विस्थापन अपॉन समय। तो ये किसका ग्राफ हो गया, वेग का ग्राफ हो गया। तो अगर इसका भी ये इस तरह से निकल जाएगा, अगर आपको पूछे ये किस तरह का ग्राफ है, एक समान वेग का ग्राफ है या एक समान त्वरण का ग्राफ है या एक समान असमान त्वरण का ग्राफ है, तो आपको पहचानना पड़ेगा ये ग्राफ है क्या, ये ग्राफ वेग का ग्राफ है भैया। तो वेग का ग्राफ में स्ट्रेट लाइन क्या दर्शाता है, तो वेग का ग्राफ में स्ट्रेट लाइन दर्शाता है कि आपका जो ग्राफ है वेग, इस ग्राफ के अनुसार आपका वेग एक समान रहने वाला है, यानी कहीं कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है, एक समान वेग कहलाएगा ये। आई होप कि इतना क्लियर होगा 4 नंबर का क्वेश्चन तक, ठीक। 5 नंबर की हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, मंदता का त्वरण क्या होगा, इसको थोड़ा सा हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक। मंदता सुना सुना हुआ नाम लग रहा होगा, क्योंकि अगर आप एक्सेलरेशन पढ़े हैं तो मंदन भी पढ़े ही होंगे, आई होप, है ना। एक्सेलरेशन अगर पढ़े तो मंदन भी पढ़े ही होंगे। मंदन की बात करें मुख्य रूप से, तो मंदन होता क्या है, मंदन कुछ नहीं होता है। एक्सेलरेशन आपने पढ़ा है, एक्सेलरेशन देखिए, जैसे कोई वस्तु पॉइंट ए से पॉइंट बी जाएगी, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाएगी, कोई वस्तु है पॉइंट ए से पॉइंट बी जाएगी, ठीक ना। अगर वस्तु का यहाँ पर अगर हम लोग देख ले कि इनिशियल जो वेलोसिटी होता है, प्रारंभिक वेग जो होता है, अगर 20 मीटर पर सेकेंड है, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम इसको 2 सेकेंड का लग रहा है। टाइम कितने का लग रहा है, 2 सेकेंड का टाइम लग रहा है, फाइनल 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक ना। इनिशियल 20, फाइनल 10, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि वेग घट रहा है, वेग इनिशियल में घट गया, ठीक। जब इस तरह का केस आएगा, मतलब u यहाँ बड़ा हो गया v से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी बड़ा हो गया फाइनल वेलोसिटी से, तो आपको बस यही एक कंसेप्ट याद रखना है कि जब भी इनिशियल वेलोसिटी छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी से, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन, तब वहाँ जो उत्पन्न होगा वो मंदन उत्पन्न होगा। क्या होगा, मंदन उत्पन्न होगा, ठीक। मंदन उत्पन्न होगा, तो मंदन का चिन्ह जो होता है, जैसे अगर आप यहाँ पर कैलकुलेशन करना चाहें तो v माइनस यू बट्टा टी होता है एक्सेलरेशन, तो v कितना होगा 10 माइनस 20 अपॉन टी 2 सेकेंड, तो माइनस 10 अपॉन 2, तो माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया माइनस 5। तो जब भी आपको रिटार्डेशन दिखेगा तो वो माइनस में दिखेगा, माइनस में दिखेगा मीन्स रिटार्डेशन माइनस में आ जाएगा, क्योंकि इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो काफ़ी कम हो जाता है इनिशियल से, ठीक। अगर फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा तो वो तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, बट इसमें जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। इसीलिए यहाँ हमें पूछा गया है मंदता का त्वरण क्या होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, ए एवं बी दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने देखा है कि क्या हो रहा है, ऋणात्मक हो रहा है, रिटार्डेशन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिटार्डेशन, मंदन को रिटार्डेशन यहाँ। और ये केस की अगर हम लोग बात करें, अगर u छोटा हो जाए v से तो क्या होगा, u अगर छोटा हो जाए v से तो क्या होगा, तो एक्सेलरेशन होगा, क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा इस केस में। और इस केस में मंदन, यहाँ त्वरण, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ क्या होगा, मंदन होगा, यहाँ त्वरण होगा। दो कंसेप्ट यहाँ से हम लोग देख लिए, ठीक। आई होप कि आज का क्लास आपको काफ़ी बेहतरीन समझ में आया होगा। हमने सभी टॉपिक्स को अच्छे से डील करने की कोशिश की है, जहाँ भी थोड़ी सी भी त्रुटि होगी उसको आप कमेंट के माध्यम से बताने की कृपा करें। हम अगला क्लास में जो है उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो आई होप कि आप लोगों को क्लास बेहतरीन समझ में आया होगा, और आज का क्लास काफ़ी अच्छा था। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट, जिस अच्छा किसके लिए था, जो शुरू से क्लास करते हुए आ रहा है, फर्स्ट लेक्चर क्या है, सेकंड लेक्चर क्या है, और थर्ड में इस लेक्चर को करेगा, उसको काफ़ी बेहतरीन मजा आने वाला है ना। तो आई होप कि फुल्ली समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मैथ में इसी आशा के साथ, ठीक।